नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चाहे जो अटकलें लगती रहें, लेकिन दोनों पार्टियों की टॉप लीडरशिप के मन में कोई भ्रम नहीं दिखता। इसकी बानगी एक बार फिर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन, ये जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है, उस मौके पर दिखी। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी और अखिलेश यादव ने भी उस बधाई को, खुद को मिली हजारों बधाइयों में उस बधाई को खास तवज्जो देते हुए राहुल गांधी का धन्यवाद किया। लेकिन राजनीति इतनी सीधी तो होती नहीं जितनी सोशल मीडिया पर दिखती है। ग्राउंड रियलिटी ये भी है इसके साथ कि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के भीतर एक धड़ा बराबर के हक की बात कर रहा है सीट बंटवारे में, तो वहीं इमरान मसूद जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता अभी से 80-17 का फॉर्मूला नहीं मानेंगे, पुराने गणित को खारिज किया जाना चाहिए जैसे बयान देकर इस मामले को हर रोज जिसे कहते हैं सुर्खियों में ला रहे हैं। मूल सवाल यही है कि गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में जो क्लैरिटी दिखती रहे, लेकिन सीटें अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी छोड़ेंगे। और इसके बाद का सवाल यह है कि क्या 2024 में संविधान बचाने का जो आंदोलन की जो राजनीति बीजेपी पर भारी पड़ी थी 2027 में जब वो योगी बनाम अखिलेश की शक्ल में लड़ी जाएगी तो कितनी प्रभावी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, जिनसे हम इन सवालों के जवाब जानने की और इस राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। लगातार हम इस मुद्दे पर बात करते रहे हैं डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, लेकिन राहुल गांधी की बधाई और अखिलेश यादव के विनम्र जवाब को क्या फेस वैल्यू पर लेते हुए ये मान लिया जाए कि भाई ये तो सब ठीक है, नीचे की बयानबाजियां होती रहती हैं? नीरज जी, इसी चैनल पे आपके प्लेटफॉर्म पर मैंने हमेशा कहा, इसके पहले भी कहा कि ये जो बयान आ रहे हैं, इन बयानों को अपनी जगह पे हैं। राजनीति में कोई भी बयान ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन 27 में चलेगा। ये बात मैं तब भी कह रहा था जब कई विचारकों का ये मानना था कि अब तो टूट ही जाएगा, बीएसपी की तरफ जा कांग्रेस या कुछ भी। फिर उस बात पर कायम हूं क्योंकि उसकी वजह है। आप देखिए, एक इंडिकेशन जिसका जिक्र आपने किया, ताजा अखिलेश यादव के जन्मदिन पे राहुल गांधी की जो बधाई है, आप उसमें देखिए उन्होंने पीडीए आंदोलन की बात भी की, है ना। और राहुल गांधी ने भी इसके पहले संसद में संविधान की भी बात की, या 24 के कैंपेन में संविधान भी एक बड़ा मुद्दा था। तो अब एक दूसरे के कैंपेन को इंडोर्स करना, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग ही बताता है जी। दूसरा ये कि अब राजेंद्र पाल गौतम को जिस तरह से प्रभारी बना दिया गया, तो इसका एक अर्थ ये है कि मायावती को भी संदेश है, चंद्रशेखर आजाद को भी संदेश है कि हम दलित समाज के लिए अपने नेता को हम खड़ा करेंगे। जो भी बैक एंड बात हो रही होगी, अगर कोई रास्ता बन रहा होगा, कोई बातचीत हो रही होगी जिसकी सूचना, पुख्ता सूचना तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जो समय समय पर बात निकलती रही कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा कि बसपा के साथ गठबंधन और ये वो, उसको भी विराम मान लेना चाहिए। हालांकि राजनीति है, आखिरी दम पर क्या हो इसकी गारंटी तो कोई नहीं लेता, लेकिन फिलहाल ये है कि बगैर मायावती भी अपनी रणनीति पर इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। तो और इतना ही नहीं, एक चीज और है कि एक टाइम था जो पिछला चुनाव विधानसभा का था या लोकसभा चुनाव के कुछ पहले तक, एक चर्चा होती थी कि टीम प्रियंका बड़ी पावरफुल है, और टीम प्रियंका, जिसको लोग खुद को टीम प्रियंका कहते थे, वो सब गायब हैं इस वक्त। वो पार्टी दफ्तर के आसपास भी नहीं है। उसमें से शाहनवाज को तो इस वक्त वो राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका प्रभार बिहार और दूसरी तरफ है,
लेकिन बाकी जो लोग थे वो भी अभी कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो एक और क्लैरिटी बना लेने की जरूरत है कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की कमान को अपने हाथ में, अपनी टीम के हाथ में ही रखा है। वो दूसरे किसी दबाव या सिफारिश उस तरह से नहीं जाएंगे। अब रह गया सवाल सीटों का। तो देखिए, इमरान मसूद मांगते रहे, नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये सब कहते रहे, लेकिन असली बात क्या है कि यही सवाल पत्रकार साथियों ने अखिलेश यादव से भी पूछा, और एक बार नहीं कई बार पूछा जी। उनका जवाब क्या था कि 403 पे वो भी तैयारी करें, 403 पे हम भी तैयारी करें, तो 806 हो जाएंगे, है ना। तो वो सीधा किसी, अखिलेश यादव ने भी तय कर लिया है कि वो, उनकी जो बातचीत है अगर शीर्ष नेतृत्व के साथ हो रही कांग्रेस में, तो फिर ये स्थानीय नेताओं को क्यों तवज्जो दी जाए, कितनी तवज्जो दी जाए। गौतम की नियुक्ति को तो मैं इस नजरिए से भी देखता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सामने या राहुल गांधी के सामने तो किसी नेशनल लेवल की मीटिंग में भी ये सवाल आ सकता है ना कि भाई, माना कि आपके सीएम कम राज्यों में है बीजेपी के बनिस्बत, बहुत कम राज्यों में है, लेकिन कितने राज्यों में आपने दलित समुदाय को अब वो अहमियत दे रखी है? क्योंकि अखिलेश यादव, क्योंकि राहुल गांधी का तो दलित आउटरीच हम भारत जोड़ो यात्रा के पहले से देख रहे हैं। वो लगातार अंडरलाइन करते हैं इस अपने इस आउटरीच को, मल्लिकार्जुन खड़गे का बनाया जाना से लेकर और उसके बाद की तमाम चीजें। तो भाई ये भी हो सकता है ना कि किसी मीटिंग में कोई पूछ ले कि यूपी जैसा बड़ा राज्य है, वहां आपने फिर आपने संविधान बचाओ की बात करते हैं आप, और आपकी सारी लीडरशिप जो है वो आती है तथाकथित अपर कास्ट से। तो ये यहां पर भी तो कांग्रेस पार्टी को अपना सेटलमेंट करना है। नहीं, ये बात देखिए, जवाब देने की बात तो अपनी जगह पे है ना, वो बात तो है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ये भी हमेशा कहा कि पार्टी में सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात का समर्थन भी करते हैं। तो वो सवाल तो अपनी जगह पे, लेकिन रणनीति, ग्राउंड पॉलिटिक्स को भी देखिए, स्ट्रेटजी कैसे बन रही है, कैसे इमर्ज कर रही है। अखिलेश यादव ने पीडीए के जरिए जो इनिशिएटिव लिया वो अपनी जगह पे है, लेकिन एक बात तो तय है कि दलित समाज के भीतर अभी भी बहुत प्रयास अखिलेश ने किए। 22 के बाद से उन्होंने पार्टी के भीतर अनुषांगिक संगठन भी बाबा साहब के नाम पर बनाया, पार्टी दफ्तर में भी फोटो लगाई, तमाम दलित कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन अब थोड़ा और बारीकी से देखिए, ये जो पूरा दलित समाज है, जो दलित वोट बैंक है जिसको कहते हैं हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में, तो इसमें दो हिस्से। एक हिस्सा होता है जाटो समाज का, जहां से मायावती खुद आती है या चंद्रशेखर आते हैं, और दूसरा गैर जाटो दलित समाज, जिसमें वाल्मीकि हैं या दूसरी और जातियां हैं, पासी हैं। ये 2024 को अगर आप गौर करिए, या अखिलेश यादव के पॉलिटिक्स को आप गौर करिए, तो इंद्रजीत सरोज से लेके, अवधेश प्रसाद से लेके, और ये जो हमारे मलिहाबाद के सांसद आर.के. चौधरी, या इस तरह के जो नेता थे, ये गैर दलित समाज के से आते हैं। उदित राज, है ना, गैर जाटो समाज से आते हैं, गैर जाटव समाज, गैर जाटो। तो गैर जाटो जो बीजेपी के पास गया था, उसको काफी हद तक कवर कर लिया है समाजवादी पार्टी में, लेकिन जाटव समाज जो था वो अभी भी हिचक रहा था। वो लगभग 21% में सबसे बड़ा हिस्सा उनका ही है, और वो, उसकी कोई लीडरशिप, ठोस लीडरशिप अभी अखिलेश यादव के पास नहीं थी, नहीं बन पाई। राजेंद्र पाल गौतम उसी समाज से आते हैं, और ये भी याद रखने की बात है कि ये आम आदमी पार्टी से आए हैं, ये सच है। आम आदमी पार्टी की से 2 बार विधायक रहे दिल्ली में, और उसके बाद मंत्री भी रहे। इन्होंने बाबा साहब को लेके एक बड़ा सम्मेलन कर दिया था आम आदमी पार्टी में रहते हुए, और उसे कुछ दिन बाद इनको हटा दिया गया। तो उस समाज के भीतर भी राजेंद्र पाल गौतम की एक्सेप्टेंस है, और वहां अब, आज तो वो लखनऊ आए हैं, बातचीत पार्टी में कर रहे हैं।
कितना एक्टिवली, अच्छा कुछ दिन पहले याद कीजिए कि ये राजन पाल गौतम थे जो तनुज पुनिया के साथ मिलकर मायावती के घर पर चले गए थे मिलने का टाइम, और तब काफी बात हुई थी कि ऐसे तो ये तो बेवकूफी की बात है और बड़ी नासमझी की बात है। लेकिन अब जोड़ के देखिए तो वो अपने समाज को अब ये तो कह सकते हैं कि देखिए हम तो बहन जी के पास गए थे और बहन जी ने नहीं स्वागत किया। तो बेसिकली क्या है कि ये जो 10-12% वाला जो बड़ा चंक है जाटो समाज का, इसको हैंडल करना, क्योंकि बीजेपी चाहे आप सो कॉल्ड अपर कास्ट की बात करिए, जो जनरल कैटेगरी जिसको कहना चाहिए, जनरल कैटेगरी, बिल्कुल जनरल कैटेगरी के वोट जो हैं उसमें मुख्य जो 3 वोट हैं वो राजपूत यानी क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य बनिया। हाँ। तो वैश्य समाज काफी हद तक हमेशा बीजेपी के साथ बुनियादी टाइम से जुड़ा हुआ है। राजपूत जो है वो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उसका प्रभाव बढ़ा है। ब्राह्मण नाराज होने की बातें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन ब्राह्मण और ये भी सच बात है कि अखिलेश यादव ने, चाहे माता प्रसाद पांडे हो, चाहे पवन पांडे हो, चाहे संतोष पांडे हो, ढेर सारे ब्राह्मण नेताओं को ठीक ठीक पोजीशनिंग भी दी, बावजूद उसके कॉन्फिडेंस तो नहीं रख सकते कि समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण समाज का कितना वोट मिलेगा, कितना शिफ्ट होगा। अब लड़ाई पूरी जो है वो जाके टिक जाती है ओबीसी और डिसाइसिव फैक्टर, जो अगर ओबीसी लीड कर रहे तो ये जो दलित वोट है ये कहां निकल के चला जाएगा, क्योंकि इस वक्त कंफ्यूजन तो है, वो स्विच तो कर रहा है। हमने देखा 24 के चुनाव में मायावती का वोट परसेंटेज लेस देन 10 हो गया। बीएसपी के लंबे समय राइज के बाद जो पहली बार लेस देन 10 में आ गया, तो ये तो उनका तो 21% के आसपास 20-21 बने ही रहता था। तो ये जो हिस्सा है ये हिस्सेदारी है। अब आप देखिए कि ओबीसी के ऊपर फोकस समाजवादी पार्टी का और दलित और नॉन जाटो दलित के ऊपर फोकस समाजवादी पार्टी का और जाटो पर फोकस कांग्रेस का। तो ये कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजाइज कैसे हो रहा है, और अगर ये बिल्टअप हो गया तो फिर वोट शेयरिंग को कोई भी कैलकुलेट करके दे सकता है। ऑन बोर्ड ग्राउंड मतलब वोटिंग के दिन क्या होगा अभी नहीं कह सकते, लेकिन ऑन बोर्ड जो चीजें दिख रही हैं, जब जैसे टेबल पे जो स्ट्रेटजी बनती है वो स्ट्रेटजी में तो फिर वो मजबूती दिखाई दे रही है। तो राजन पाल गौतम का लाना ऐसा नहीं था कि वो किसी ओबीसी को लाते तो एक कंफ्लिक्ट होता, शायद एक और मैसेज ढूंढने की कोशिश की जाती कि वो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के चंक में जो है वो एंट्री मार रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस गैप को भरा है राजन पाल गौतम के जरिए, जो गैप इंडिया अलायंस के भीतर दिख रहा था, अलायंस के भीतर जो दिख रहा था। अब कांग्रेस अगर प्रदेश अध्यक्ष भी बदलती है और संभावना के तौर पर हम बात करें, कयासबाजी करें कि अगर कोई ब्राह्मण आता है तो कांग्रेस बैक कहां जा रही है? कांग्रेस बैक टू बेसिक जा रही है, अपने पुराने स्ट्रक्चर पे, पुराने सपोर्ट स्ट्रक्चर पे, ब्राह्मण, दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक मुसलमान, ठीक है। और मुसलमान तो फिलहाल जब तक ये अलायंस है तब तक वो डाइवर्ट होने वाला नहीं, तो वो तो इंटैक्ट अपनी जगह पे दिख रहा है। वो 22 में भी दिखा और मतलब 24 में और अच्छा दिखा। तो अब ऐसी स्थिति में ये फिर पुख्ता हो रहा है कि जो भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो उस अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहे हैं जहां पर अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं है, अब इंडिया अलायंस की बात है, और ये दोनों उसके घटक हैं। क्योंकि इसमें नीरज जी एक और चीज देखने की बात है, अखिलेश यादव के गठबंधन में कौन कौन था? कांग्रेस को अगर छोड़ दें जी, उत्तर प्रदेश में कौन कौन था? उत्तर प्रदेश में एक महानता दल नाम केशव देव मौर्य की पार्टी थी जो क्लेम करती है कि मौर्य समाज के भीतर उसका होता, उसको 2 सीटें 22 में दी गई थी, दोनों हार।
बिल्कुल। ये पल्लवी पटेल थी, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ी और उसके बाद राज्यसभा में उन्होंने क्रॉस वोटिंग भी कर दी। जब वो मतलब क्रॉस वोटिंग की, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, ठीक है, तो उनका जो आप कहिए कि जो एक फेथ है वो तो अब नहीं है। वो कहाँ जाएंगी, कैसे करेंगी? हालांकि एनडीए में उनकी जगह बन नहीं पाएगी, क्योंकि एक तो केशव मौर्य का फैक्टर है और दूसरा ये कि खुद अनुप्रिया पटेल, जिनसे जो उनकी बहन है और जिनसे टकराव करके वो अलग पार्टी में बनाई है उन्होंने, वो तो एनडीए का हिस्सा है। अब इंडिया अलायंस में उनकी भूमिका क्या होती जी? तीसरे नंबर पर संजय चौहान नाम की एक वो पार्टी है, संजय चौहान की एक पार्टी है, समाजवादी जनवादी पार्टी कुछ ऐसे करके है, जो पूर्वांचल के कुछ सीटों पर लोनिया चौहानों का एक वो है। कोई बड़ी पार्टियां नहीं, कोई सिग्निफिकेंट पार्टियां नहीं है। तो अब इन छोटी पार्टियों के दबाव से भी तो अखिलेश यादव मुक्त हैं। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर वास्तव में इसी रणनीतिक तालमेल से सीटों को भी एडजस्ट करने में आगे बढ़ जाती है, तो गठबंधन तो स्ट्रांग दिखेगा, लड़ाई लड़ने लायक तो होगा। नहीं तो फिर आपसे वो बुनियादी सवाल मैं पूछूं कि भाई सीटों की संख्या तो सबसे बड़ा सवाल है ना। कांग्रेस पार्टी एक तरफ वो कह रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम की बड़ा भाई तो कांग्रेस है, फिर 170 सीटें ए लिस्ट की हैं, जो कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि थमा दी गई हैं समाजवादी पार्टी को 170 सीट। अब आपको आज की स्थिति में ये सारे समीकरण, ये सारी अंडरस्टैंडिंग देखते हुए आपको क्या लगता है अखिलेश यादव कितनी सीटें कांग्रेस को देने की स्थिति में होंगे या कितनी सीटें देंगे? जी मैं तो मतलब ठीक है, ये बयान अपनी जगह पे है। मैं तो अगर हम ही लोग आपस में बात करके देखें तो क्या यूपी में 170 ए कैटेगरी की सीटें कांग्रेस के पास किस आधार पर, किस बेसलाइन पे है? मैंने किस सन के चुनाव को मानना पड़ेगा? जब से हम और आप पत्रकारिता में, तब से तो हमने नहीं देखा, तब से तो नहीं है। 170 तो नहीं देखा हम तो, अधिकतम जो है वो भी 50 नहीं देखी। लोकसभा में भी 2009 है मेरे ख्याल से पिछले 3 दशकों का सबसे अच्छा प्रदर्शन। हाँ, पिछले 20-25 सालों का तो हाँ। तो अब आप जरा ये अब इन बयानों की गंभीरता को आप समझ लीजिए। अब रह गया सवाल कि हाँ ठीक है, बड़ा भाई है कांग्रेस पुरानी पार्टी भी है, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन बैटल ग्राउंड तो उत्तर प्रदेश है ना। उत्तर प्रदेश में तो बड़ा भाई, अगर आप देखेंगे पिछले 30 साल के इतिहास को, तो मतलब 90s से अगर उठा के आप देखना शुरू करें तो अब तक तो बड़ा भाई समाजवादी पार्टी मिलेगी, किसी भी चुनाव में चले जाइए। नहीं, जाहिर तौर पे एक बात और है, इसमें एक लेयर के बाद इसका एक लेयर 2 है क्वालिटी ऑफ सीट्स। हमें वो याद है ना पिछले 2024 के उपचुनाव जो 10 सीटों के हुए थे या 9 सीटों के हुए थे, तो कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीटें छोड़ी भी समाजवादी पार्टी ने। फिर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं लड़ेंगे उपचुनाव, आप लड़ लीजिए, हमारा समर्थन है। बट ये मतलब चर्चा ये थी कि कमजोर सीटें हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी लड़कर क्यों अपना हेठ ही करवाती। तो ये जिताऊ सीटों का भी एक मसला होगा जो ओवरलैप करेगा और टकराव की वजह बनेगा। वहां आपको लगता है कि मतलब कुछ टकराव की स्थिति होगी या अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी? देखिए 24 में और 27 में फर्क आ गया। 24 में वो ठीक बात थी, वो बाय इलेक्शन का पूरा प्रकरण जो था वो अपनी जगह पे था, और ये भी समझ में आया, और उस बाय इलेक्शन के नतीजे भी देखिए कैसे आए थे, है ना। वो तो समाजवादी पार्टी भी बहुत सारी सीटें हार गई थी उसमें, उसको लेके काफी विवाद भी चलता रहता है। तो वो स्थिति नहीं है। हाँ, ये जरूर बात है कि हाँ, कोई भी पार्टी ये चाहेगी कि उसको कंपैरेटिवली बेहतर सीट मिले, और कांग्रेस अगर ये मांग करती है तो गलत मांग नहीं करेगी।
लेकिन समाजवादी पार्टी के पास अगर 3 बार से सिटिंग है सीट तो वो छोड़ेगी भी नहीं। या पिछले 4 चुनाव के भीतर अगर 2 बार भी जीती है वो सीट और कांग्रेस वहां चौथे नंबर पर रही है तो वो सीट क्यों समाजवादी पार्टी दे दे कांग्रेस को। अमेठी रायबरेली जैसी लोकसभा इसका तो सबसे बढ़िया उदाहरण है ना। अमेठी रायबरेली सुनते ही लगता है कांग्रेस पार्टी, तो देखते हैं समाजवादी पार्टी। और सबसे बड़ी चीज ये है नीरज जी कि बहुत सारे ऐसी सीटें हैं कांग्रेस की सीटें हैं जो जहां पे अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जो है वो अच्छा परफॉर्म करती रही है, अपनी बदहाली के दौर में भी अच्छा परफॉर्म करती रही है। तो उन सीटों पर कांग्रेस को निश्चित फोकस करना चाहिए। और हाँ, ये जरूर बात है कि अब रह गए वो सीटें जहां बीएसपी हुआ करती थी, तो वो सीटें कैसे, और अल्टीमेटली क्या होगा कि कैंडिडेट इंपॉर्टेंट होगा सर। कॉस्ट केमिस्ट्री कैसे बैठती है, कांग्रेस किस सीट पर किस बिरादरी को लड़ाना चाहती, क्योंकि मैं फिर अभी तक मैं श्योर हूं इस बात को लेके कि जब सीटें तय भी हो जाएंगी तो ये दोनों शीर्ष नेतृत्व तो कैंडिडेट्स पर भी बात करेंगे, क्योंकि पूरी शतरंज जो है वो आप ऐसे नहीं कह सकते कि अच्छा ये 4 खाने हमारे हैं, मैं इसमें वजीर रख लूं चाहे घोड़ा रख लूं, मेरी मर्जी है ना। ये तो देखा जाएगा ना कि वो पूरे जो हैं खाने 12-24 पे कैसे बैठ रहा है। तो अब उसमें ये कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी समझ लेने की जरूरत है कि कांग्रेस जिस तरह से पहले चल रही थी कि बस ठीक है, वो दिल्ली को मतलब नहीं होता था कि यूपी वाले किसको टिकट देना नहीं देना, एक पर्यवेक्षक आ जाता था, महासचिव और अध्यक्ष मिलकर सब गुड़ागड़ित हो जाता था। नतीजा हुआ कि चुनाव दर चुनाव हारते गए, सिकुड़ते गए। 24 में आगे सांस आई है ना जी। पहले तो 9 से तो सांस एकदम वेंटिलेटर पे ही था मामला। तो अब कांग्रेस के भीतर भी राहुल गांधी किसी दबाव से मुक्त है। एक टाइम था पिछले चुनाव को अगर देखें तो क्या क्या वो एक G21 और क्या क्या अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स बना करते थे, वो भी बड़ी आलोचनाएं समालोचनाएं करते थे। धीरे धीरे वो आवाजें तो हो गई बंद। राहुल गांधी की लीडरशिप को कांग्रेस के भीतर ओपन चैलेंज तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। कभी कभी तरूण जैसा कोई नेता कुछ बोल दे वो अलग बात है, उनका भी क्या है, लेकिन अदरवाइज जिस वोकल तरीके से गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल और ये वो ढेर सारा आनंद शर्मा बोला करते थे, वो सब काम खत्म हो चुका है। तो अब थोड़ा स्ट्रांग हुई है कांग्रेस अपनी लीडरशिप के मामले में। और अगर ये चुनाव जो 5 राज्यों के पंजाब बेहतर कर जाए या वापस पा जाए और उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्म कर जाए तो फिर वो कांग्रेस की वो कमजोरी भी खत्म हो जाएगी। तो कांग्रेस, राहुल गांधी को भी पता है, गुजरात देखिए, गुजरात में उनको किसी की जरूरत नहीं है। गुजरात में वो अपना बेस मजबूत कर रहे हैं लगातार। तो पंजाब और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये अगर अभी पिछला जो चुनाव बीता है विधानसभाओं का, उसमें भी कांग्रेस 2 स्टेट में तो आ गई ना सरकार। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के लिए उस स्थिति में ये रिवाइवल का चुनाव माना जा रहा है। आपने केरल में सरकार बनाई है, तमिलनाडु में आप समर्थन में हैं। अब उस पेस को अब 24, 26 और फिर 27 में अगर वो पेस टूट गया तो कांग्रेस फिर 29 के लिए कमजोर पड़ जाएगी, फिर नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी। और 27 अगर ठीक निकाल ले गए तो 29 में मनोबल बढ़ा रहेगा। तो अब ये कांग्रेस को भी ढंग से पता है, ये राहुल गांधी को भी ढंग से पता है। और सबसे बड़ी चीज है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में एक मैं आइडियोलॉजिकल कॉमन लाइन देख रहा हूं। ये सिर्फ अलाइनमेंट, पॉलिटिकल अलाइनमेंट का सवाल नहीं है। अगर आप आइडियोलॉजिकल लाइन देखिए, हम लोग हमेशा कहते थे जब कांग्रेस की बात होती थी
तो हम ये कहते थे कांग्रेस एक ऐसी मीडियाकर पार्टी है जहां राइट भी मौजूद है, लेफ्ट भी मौजूद है, और टाइम टू टाइम कभी लेफ्ट भारी पड़ने लगता है, कभी राइट। नरसिम्हा राव राइट विंगर कहे जाते हैं, माने जाने चाहिए भी, और उस इंदिरा गांधी थोड़ा सा लेफ्ट सोशलिस्ट उससे नेहरूवियन थॉट लेके चलती थी। अब लंबे टाइम के बाद कांग्रेस को के ऊपर गांधी परिवार का वो कंट्रोल दिख रहा है आइडियोलॉजिकली। सरकार भले बन गई थी वो, मनमोहन सिंह की सरकारों को तो दूसरे कॉम्बिनेशन में देखता हूं, लेकिन लीडरशिप आइडियोलॉजिकल अगर देखें आप, तो राहुल गांधी लेफ्ट सोशलिस्ट लीनिंग को लेके चल रहे हैं, और यहां भी सोशलिस्ट लीनिंग है। तो ये मैच जो है, ये सिर्फ चुनावी हार जीत का मैच भी नहीं दिख रहा है, ये एक आइडियोलॉजिकल लीनिंग भी मैच कर रही है, वो भी ध्यान रखना चाहिए। और जो नेता नहीं समझ पा रहा है इसको, किसी भी पार्टी का, दोनों पार्टी का, फिर वो गलती कर रहा है। चलिए, अब देखिए सर, गठबंधन तो जो ये पूरी लड़ाई है चुनाव की, इसमें दो पार्टियों का गठबंधन लेयर 1 है। गठबंधन में फिर कितनी सीटें मिलेंगी वो लेयर 2 है, और जो आखिरी लेयर है वो तो ये है कि ये गठबंधन अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा पाता है या नहीं हरा पाता है। यानी अगर हम इस स्थिति में बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन होता दिख रहा है, तमाम सिग्नल इस बात के मौजूद हैं। सीटों को लेकर अभी उहापोह है, लेयर 2 को लेकर थोड़ी उहापोह है, जो माना जा रहा है कि शायद वो होता है, सुलझा लिया जाएगा। लेकिन बात असल तो लेयर 3 की है। क्या ये गठबंधन होने के बाद, सीटों के बंटवारे के बाद, बीजेपी को 2027 के विधानसभा चुनावों में हरा पाने की स्थिति में होगा या हरा पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे, चीजें और स्पष्ट होंगी, तस्वीरें और साफ होंगी, और इस सवाल का भी जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।